अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज़ में गुंदुस जंगल के गार में मौजूद था और वो होश में आने लगता है। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाता है। उसके जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफ़ा उसने अपने बाबा और उस्मान को देखा था। यह सोचकर वो परेशान हो जाता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और गार से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वो वापस रवाना हो जाता है। इसी दौरान ड्रैगोस का एक आदमी उसकी जासूसी कर रहा था। फिर वो भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सोगत का मंजर सामने आता है। सराय महल के बावर्ची खाने में एक बिल्ली खाना तैयार कर रही थी। इतने में एक आदमी आकर कहता है, मैं इस महल का बावर्ची हूँ खातून, अगर आपने कहा होता तो मैं आपके लिए खाना तैयार कर देता। इस बिल्ली कहती है, अरतुल साहब के महल में मुझे किसी पर एतबार नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं अपने बाबा के लिए खुद खाना तैयार करूँगी। यह सुनकर बावर्ची एक तरफ चला जाता है। इतने में ड्रैगोस आकर पूछता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है खातून? इस बिल्ली कहती है, घंटी वाले, मुझे नमक दे दो। यह सुनकर ड्रैगोस एक बर्तन में नमक पीसने लगता है। इल्बिल्गे कहती है, तुमने कहा था कि तुम्हें हर चीज़ की खबर होती है। ड्रैगोस कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उन राजों को अपनी पीठ पर इस वजन की तरह उठाए रखता हूँ। इल्बिल्गे कहती है, अगर तुम मुझे मतलूबा मालूमात फराहम कर दो तो मैं तुम्हारे कानों का बोझ हल्का कर सकती हूँ। फिर वो एक सोने का सिक्का ड्रैगोस के आगे रखकर कहती है, गुंदुस। ड्रैगोस कहता है, गुंदुस अपने बाबा की तरह एक जंगली लड़का है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। गुंदुस अभी छोटा है और गलतियाँ करता है, लेकिन अरतुल उस जैसा नहीं है। वो जो चाहता है वो करता है और बहुत अच्छी तरह से सबूत मिटा देता है। फिर इल्बिल्गे मजीद 2 सिक्के रखकर कहती है, पता लगाओ कि गुंदुस कहाँ है। ड्रैगोस सिक्के उठा लेता है और कहता है, आपने मेरे कांधों का बोझ हल्का कर दिया है, आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक अरतुल को कहता है, मेरा शक सही निकला सरदार, बदकिस्मती से तेओकुलस की दवाई में जहर मिला हुआ था। अरतुल हैरान होकर पूछता है, यह कैसे मुमकिन है आर्तुक साहब, क्या कोई नबी उसके खेमे में गया था? आर्तुक कहता है, उसकी बेटी ने कहा है कि उसने किसी को नहीं देखा। अरतुल कहता है, वो लोग बिच्छुओं की तरह सोगत की हर तरफ हैं, आप हर किसी पर नजर रखो आर्तुक साहब, वो बिच्छू हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक उस ड्रैगोस नामी शख्स को तलाश नहीं कर लेते। फिर हकीम आर्तुक जाने लगता है तो अरतुल कहता है, एक और अहम बात आर्तुक साहब, सफ़ेद दाढ़ी वालों से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने 9वें नंबर पर मुझे जगह दे दी है। यह सुनकर आर्तुक बहुत खुश हो जाता है और अरतुल को बहुत सी नेक ख्वाहिशात देता है। इसी दौरान ड्रैगोस बावर्ची खाने में मौजूद था और एक ट्रे तैयार कर रहा था। इतने में उसके 2 साथी आदमी भी पहुंच जाते हैं। ड्रैगोस ट्रे उठाकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ ड्रैगोस का आदमी तारा मकीज के साथ मौजूद था और उसे अरतुल के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मकीज अरतुल की बहुत तारीफें करता है और हमेशा अरतुल का साथ देने की बात करता है। आखिर में तारा कहता है, अपनी आंखें खोलो मकीज और फिर मेरे पास आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अहम चीजें हैं। यह कहकर वो चला जाता है। इसी दौरान ड्रैगोस छुपकर उमर बे के कमरे की निगरानी कर रहा था, क्योंकि वो उसे कत्ल करने के मंसूबे से आया था। अंदर उमर बे कह रहा था, पहले बेटे ने और अब उसके बाप ने मेरे गले पर हथियार रखा। इल्बिल्गे कहती है, आप फिक्र न करें, हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। फिर इल्बिल्गे कहती है, मैं आपके लिए शोरबा तैयार करके लाई हूँ। उमर बे पीने से इनकार कर देता है और फिर कहता है, आप मेरी बात गौर से सुनो बेटी, हमारे सुल्तान अरतुल की गैर जिम्मेदारी की शिकायत करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उस पर नजर रखूं। वक्त आने पर सुल्तान मुझे हाकमराना बना देंगे, लेकिन सूरत हाल मेरी सोच से ज़्यादा ख़राब है। या तो ये ज़मीनें हमारा वतन बनेगी या फिर हमारा कब्रिस्तान। इसके बाद उमर बे की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। इल्बिल्गे उसे दवा पिलाती है और कहती है, ये ज़मीनें उनका कब्रिस्तान बनेगी जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उमर बे कहता है, मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। फिर इल्बिल्गे अपने वालिद के ऊपर चादर उड़ाकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदस भी सोगत में पहुंच चुका था और ड्रैगोस का आदमी उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ड्रैगोस और उसके आदमी उमर बे के कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो कमरे के सामने पहुंचते हैं तो एक सिपाही उनसे पूछता है, इसमें क्या है? इस तरह वो दोनों मुआवजों को मार देते हैं। फिर ड्रैगोस कमरे में दाखिल हो जाता है। एक सिपाही उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्रैगोस कहता है, मैं कुछ खाना लाया हूँ। यह कहकर ड्रैगोस खंजर निकाल लेता है। इस तरह ड्रैगोस उमर बे के सीने में खंजर घोंप देता है और फिर कहता है,
तुम्हारी मौत ने मुझे जीत की एक झलक दी है उमर बे, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ड्रैगोस के साथी बाहर के मुर्दा सिपाहियों को अंदर ले आते हैं और फिर ड्रैगोस गुंदुज का खंजर नीचे फेंक देता है और कहता है चलो चलें। यह कहकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान अरतुल के कमरे में पहुंच जाता है। अरतुल कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस्मान, क्या तुम भूल गए हो कि आज क्या हुआ था? उस्मान कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा, मैंने गलती की थी और इसका मुझे पछतावा है, मैं आपसे माफी मांगकर आपका हाथ चूमना चाहता हूँ। अरतुल अब्दुर्रहमान को कहता है एक बिल्गे खातून को मेरे पास बुलाओ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान बाहर निकल जाता है। इसके बाद अरतुल उस्मान को कहता है आज तुम एक बहादुर सिपाही की तरह लड़े हो, तुमने अपने भाई को बचाया है, लेकिन ये याद रखो कि उस खतरे में भी उसे तुमने डाला था। एक अच्छा सिपाही बनने के लिए तुम्हें अपने सरदार की बात सुनने की जरूरत होती है। आप मेरी नसीहत कभी मत भूलना उस्मान। उस्मान कहता है आप मुझे अपना हाथ चूमने दें बाबा। इसके बाद उस्मान कहता है मैंने आपको एक और अहम बात बतानी है बाबा। मैंने एक डाकू के हाथ पर एक निशान देखा था जो द्रांति की तरह दिखाई देता था। मैंने सोचा हमें उस निशान वाले आदमी को ढूंढना चाहिए। यह सुनकर अरतुल मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है बहुत अच्छे, मैं सिपाहियों को हदायत दे दूंगा, तुम भी गहरी नजर रखना। दूसरी तरफ गुंदुज अपने दोस्त चागरी के पास पहुंच जाता है। ड्रैगोस का आदमी उसे अंदर जाते हुए देख लेता है और फिर वहां से चला जाता है। अंदर चागरी कहता है शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए गुंदुज। गुंदुज पूछता है मेरे बाबा और मेरे भाई कैसे हैं? वो डाकुओं के साथ लड़ रहे थे जब आखिरी दफा मैंने उन्हें देखा था, फिर हर चीज गायब हो गई थी। चागरी कहता है वो सब ठीक है, क्या तुम भी वहाँ थे? गुंदुज कहता है हाँ मैं वहीं था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं गार में मौजूद था, मेरा खंजर गायब है। चागरी कहता है ये कैसे हो सकता है, कौन थे वो लोग? गुंदुज कहता है मैं उनका पता लगाऊंगा चागरी। फिर चागरी कहता है एक और अहम बात, तुम्हारे बाबा को ईरान और तुम्हारे बारे में पता चल गया है। यह सुनकर गुंदुज काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में दो मंगोल और तुर्गत वगैरह गार में पहुंचते हैं। एक मंगोल कहता है तलाई को तभी तक यहाँ नहीं आया, चलो उसके आने से पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। इतने में एक तरफ से हरकत होती है। इस आदमी का नाम तलाई खुद था। फिर वो आगे आकर पूछता है कौन है ये लोग, मैंने तुम्हें कहा था अकेले आना। माडर बोर्डिगिन कहता है इन्होंने कहा है कि ये काराबोरों के साथ है, एक मंगोल सिपाही है और दूसरा जासूस है। तलाई खुद उन दोनों को गौर से देखने लगता है। फिर वो मर्गिन से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मर्गिन कहता है चैबे। तलाई खुद मुस्कुराता है और फिर अपने आदमियों को इशारा करता है। वो सब अपने खंजर निकाल लेते हैं। फिर तलाई खुद कहता है ये मर्गिन है जिसने नोयान को धोखा दिया था, क्या तुम समझ रहे थे कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूंगा? फिर तलाई खुद कहता है ये दोनों गद्दार हैं। दूसरी तरफ सोगत में बिल्गी अरतुल के पास पहुंचकर कहती है बोले अरतुल साहब आप क्या चाहते हैं? अरतुल कहता है पहले मैं आपके बाबा की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ। बिल्गे कहती है आप और आपके बेटे ने उनकी जो बेइज्जती की है उसके बाद वो कैसे होंगे? अरतुल उस्मान को बाहर भेज देता है और फिर कहता है आपके बाबा की सेहत हमारे लिए बहुत अहम है, आर्तुक साहब को उनका इलाज करने दें। बिल्गे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने बाबा का ख्याल रख सकते हैं। फिर अरतुल खड़ा होकर कहता है गुंदुज के बारे में आपको एक बात बताना जरूरी है। गुंदुज ने आपको नहीं बताया कि वो उस दिन कहाँ था, लेकिन मैंने पता चला लिया है कि वो कहाँ था। बिल्गे पूछती है तो बताएं मुझे वो कहाँ था? ऐन उस वक्त अब्दुर्रहमान अंदर आकर कहता है सरदार उमर साहब। यह सुनकर बिल्गे और अरतुल फौरन बाहर निकल जाते हैं। बिल्गे अपने वालिद के कमरे के दरवाजे पर खून देखकर चौंक जाती है और फिर अंदर दाखिल होती है तो अपने वालिद को इस हालत में देखकर रोने लगती है। कुछ देर में अरतुल भी वहां पहुंच जाता है। बिल्गे अपने वालिद के लिए बहुत रो रही थी। फिर अरतुल आगे आकर कहता है आप हिम्मत ना हारें बिल्गे खातून, हम सब हाजिर हैं। बिल्गे कहती है मेरी दादा की वफात के बाद इन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर मेरा ख्याल रखा, ये मेरे लिए एक मजबूत पहाड़ थे। फिर वो खड़ी होकर कहती है मैं उस गलीज का पता लगाऊंगी जिसने मेरे बाबा और मेरे सिपाहियों को कत्ल किया है, मैं उसे मार दूंगी। इतने में उसकी नज़र गुंदुज के खंजर पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है और उसे उठा लेती है।
اس کے ذہن میں خیال آتا ہے جب گندوز نے اس کے والد کے گلے پر خنجر رکھا تھا۔ یہ سوچ کر وہ ارطغرل کو کہتی ہے، یہ آپ کے بیٹے گندوز کا خنجر ہے، اسی نے میرے بابا کو مارا ہے، قاتلو میں تمہیں مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ارطغرل پر حملہ کر دیتی ہے۔ ارطغرل اس کا ہاتھ پکڑ کر خنجر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگر میرا بیٹا قاتل نکلا تو پھر میں اس کا سر اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل جانے لگتا ہے تو ایلبلگے کہتی ہے، اب سے آپ کے بیٹے کی زندگی زیادہ نہیں رہی، ہم تمام کائی والوں اور سوگت والوں کا خون بہا دیں گے۔